तो क्या होगा अगर आप चले जाएं दूसरी दुनिया में एक अनजान लड़के के शरीर में, जिसका शरीर काफी कमजोर है, लेकिन आपको मिलता है एक सिस्टम जो आपको लेवल अप करा सकता है और आप जितना चाहें उतना ताकतवर बन सकते हैं। इस कहानी में हम यही देखने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत नोटिफिकेशन से होती है जिसमें पूछा जाता है कि क्या वह सच में एक नया जीवन जीना चाहता है। कुछ ही देर बाद एक आवाज कहती है कि यह उन स्पैम पेजों में से एक है। फिर हम एक बॉय को देखते हैं जो एक टेबल पे बैठा मांगा पढ़ रहा है और शिकायत कर रहा है कि उसे ऐसे पुराने एड्स की आवश्यकता नहीं है और वह हफ्तों से एक जॉब नहीं ढूंढ पाया है। प्रोटैगनिस्ट का रूम अस्त व्यस्त है। वह माउस पर हाथ रखकर अपने कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ जारी रखता है। वह किसी बात को लेकर परेशान हो जाता है। उसके मुंह से लॉलीपॉप गिर जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ब्लैक होल की इमेज दिखाई देती है जिसके चारों ओर रंगीन रोशनी होती है। लड़का ब्लैक होल के अंदर खींचा चला जाता है और डर जाता है। वह पूछता है कि क्या हो रहा है और अधिक नोटिफिकेशन आती हैं जो कहती हैं कि वह एक यात्रा पे जा रहा है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अभी भी कुछ भी नहीं समझता। प्रोटैगनिस्ट की आंखों से आंसू बहते हैं और वह नोटिफिकेशन से पूछता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। एक दूसरे जगह पर हम देखते हैं स्टारलाइट एकेडमी को, जो कि पृथ्वी साल 2666 में है। एकेडमी पर एलियन क्रिएचर ने हमला किया और उसे काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। बाद में सरकार ने एलियन को मारने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया। हालांकि उनके द्वारा छोड़ा गया एक्स वायरस दुनिया भर में फैल गया, जिससे जॉम्बी और बीस्ट्स पृथ्वी पर भटकने लगे। वहां से मार्शल आर्टिस्ट उभरे और सबसे सम्मानित योद्धा बन गए। अचानक शू का गुंडा रूममेट गुस्से से दरवाजा खोलता और उसे ढूंढता है, और लड़के को सोता हुआ पाकर वह उसे बिस्तर से उठाता है और उसे हिलाते हुए पूछता है कि उसने जो खाना लाने के लिए कहा था वह कहाँ है, और या तुम मुझे भूखा रखना चाहते हो। बिना कुछ सोचे वह लड़के को दीवार पर फेंक देता है, जिससे दीवार टूट जाती है और वह अभी भी उसे कोसता है और वह फर्श पर गिर जाता है। चियांग के रूममेट देखते हैं और कहते हैं वो पक्का बेहोश हो गया होगा। वह जवाब देता है कि प्रोटैगनिस्ट बस एक लूजर है। वह लड़के के हाथ पर पैर रखता है और उसे कोसता है कि उसके हाथों से मारे जाना उसके लिए सम्मान की बात है। इसके बाद गंदे कपड़ों से भरा हुआ रूम दिखाया गया है, जबकि चियांग फिर से लड़के के हाथ पर पैर रखता है। वह कहता है कि वह खाना नहीं लाया और जून के सामने उसे बुरा दिखाया। फिर से उसके हाथ पर पैर रखता है। वह बेकार बातें कहता रहता है। शू अपनी आंखें खोलता है और शिकायत करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने हाथ पर एक पैर देखकर उसे लगता है कि उसे चोट लग रही है और डर जाता है, ये सोचते हुए कि क्या वह अपने कमरे में मांगा नहीं पढ़ रहा था। चियांग लड़के की ओर इशारा करता है, यह देखते हुए कि वह अपनी आंखें खोल रहा है, ये महसूस करते हुए कि वह अभी तक मरा नहीं है। क्योंकि प्रोटैगनिस्ट का हाथ दर्द कर रहा है, वह घबराया हुआ उठता है, समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। चियांग कहता है कि उसके पास बहुत सहन शक्ति है। उसे लात मारते हुए कहता है कि वह उसे तब तक मारता रहेगा जब तक उसे मौत नहीं मिल जाता। शू का चेहरा बहुत छोटों से ढका हुआ है और उसके गिरे हुए शरीर के चारों ओर धूल है। शू की आंखों से आंसू बहते हैं और वह दर्द में सोचता है कि किसका ऐसा बुरा किस्मत है जिसका अंत इस तरह हो रहा है। लोग उस पर शारीरिक और मानसिक रूप से हमला करते हैं, यहाँ तक कि एकेडमी के कर्मचारी भी उसे ये कहकर नीचा दिखाते हैं कि ज़ॉम्बीज हर जगह हैं और उसके जैसे किसी व्यक्ति को 3 दिनों में खत्म किया जा सकता है। जिसके बाद प्रोटैगनिस्ट को फर्श पर बैठे हुए दिखाया जाता है और वह उन लोगों को याद करता है जिन्होंने उसे जज किया था और भला बुरा कहा था। उसका मन केवल उसके अंत का इंतजार कर सकता है। वह सोचता है कि अगर वह यहाँ रहा तो वह जीवित नहीं बचेगा। शू अपने पूरे शरीर में दर्द के साथ खड़ा हो जाता है, ये सोचकर कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लड़का जीवित नहीं रहना चाहता। वह कहता है कि उसके हाथों में ऐसी गड़बड़ छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि सब्र उसके डिक्शनरी में नहीं है। चियांग ने शू को उठते हुए देखा और अपने दोस्तों से कहा कि वे उस छोटे लड़के की आंख में गुस्सा को देखें। चियांग और अधिक गुस्से में बोलता है कि तुम हो कौन। वह उसके सीने पर मुक्का मारता है और पूछता है कि क्या वह संतुष्ट है। दर्द से कराहता हुआ शू जवाब देता है कि नहीं। चियांग कहता है कि वह फिर से हमला करेगा। दावा करता है कि वह उसे तब तक पीटता रहेगा जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाता। वह उसे मारना जारी रखता है, जिससे शू को और अधिक चोटें आ जाती हैं। चियांग शू से बार बार पूछता है कि क्या वह संतुष्ट है। शू चिढ़कर खड़ा हो जाता है और कहता है नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसा कमजोर व्यक्ति मुझे अगर मार भी दे फिर भी मुझे कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। चियांग अपना चेहरा पोंछता है। शू अभी भी हैरान है। शू सोचता है कि ये किस प्रकार का रीइंकार्नेशन है, और नोटिफिकेशन आती हैं जो उसे बताती हैं कि गुस्सा के बढ़ने का पता चला है। शू के डेटा को दिखाते हुए पूछता है कि क्या वह इकट्ठा हुआ गुस्सा को रिलीज करना चाहता है। वह नोटिस करता है कि यह पहले वाला सिस्टम है। जैसे ही चियांग उस पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, वह अपने एंगर को अनलीश करके पंच को रोक देता है, जिसके बाद शू चियांग के सामने आता है और हमला कर देता है। चियांग के दोस्तों को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वे भागकर चियांग के पास जाते हैं। चियांग सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा होता है और बहुत छोटों के साथ कहता है कि उसे जल्दी से इलाज की जरूरत है। शू पास आता है और पूछता है कि वे अभी भी वहां क्या कर रहे हैं।
वे डरे हुए और घबराए हुए चियांग को उठाते हैं और बाहर निकलते हैं। प्रोटैगनिस्ट की बांह पर कई छोटे हैं। वह कहता है कि उसे भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है और वह अब और दिखावा नहीं कर सकता, यह बताते हुए कि अटैक ने उसके बॉडी में बची हुई थोड़ी एनर्जी को ख़त्म कर दिया है। एक चेयर पर बैठे हुए एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें कहा गया है कि उसने डेली स्पिन प्राप्त किया है। वह स्पिन पे क्लिक करता है और बोर्ड को देखने पर वह लिनियन सिक्कों की उम्मीद करता है, अन्यथा पैसा और बचत उसके घावों को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। बोर्ड स्पिन के बाद वह 1000 लिनियन सिक्के जीतता है। शू राहत महसूस करता है। वह अस्पताल में प्रवेश करता है और कहता है कि वह चोट के इलाज के लिए वहां आया है। नर्स पूछती है कि क्या वह शू लिन है। उत्सुकता से वह पूछता है कि क्या वह उसे जानती है। वह उसके पास आती है और कहती है कि उसे न जानना असंभव है। शू उसे लिन न बुलाने के लिए कहता है क्योंकि यह अच्छा नहीं लगता है। नर्स पूछती है कि क्या वह नहीं चाहता कि वह उसे लिन कहे। वह उसके डील पे हाथ फेरती है और कहती है कि वे इस बारे में बाद में बात करेंगे। नर्स उसे अपने कपड़े उतारने और लेटने के लिए कहती है। शर्मिंदा होकर वह पूछता है कि क्या उसे वास्तव में अपने कपड़े उतारने की ज़रूरत है। वह हंसती है और कहती है कि वह अपना अंडरवियर पहने रह सकता है, लेकिन अगर वह सब कुछ उतारना चाहता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। शू अपनी पैंट उतारता है और वह बोलती है कि ये इतना बुरा नहीं है और ये छोटा नहीं है। वह पूछता है कि वह कहाँ देख रही है और सोचता है कि वह डरावनी है इस डर से कि अगर उसने खुद पे कंट्रोल नहीं रखा तो वह वहीं अपना वर्जिनिटी खो सकता है। नर्स पूछती है कि उसे कितना हीलिंग चाहिए। पूरी तरह से हिल होने के लिए तुम्हें 9800 कॉइन्स लगेंगे। फिर वह लेट जाता है और सोचता है कि शरीर का पिछला मालिक जितना उसने सोचा था उससे बहुत कमजोर था और शायद उसने बहुत कष्ट झेले थे। हालांकि अब से वह ऐसा नहीं होने देगा। पूरी तैयारी के दौरान ये नोट किया गया है कि शरीर पूरी तरह से घायल है और पूरी तरह से ठीक होने के लिए 5 घंटे का समय लगेगा। वह प्रोसेस समाप्त होने तक लेटे हुए वेट करता है। 5 घंटे बाद वह कहता है कि वह एक नया लिंशू होगा। इस बीच क्लास 29 में यह समझाया जाता है कि एरिया 20 के हाल के खोज में 20 स्लॉट मिले। टीचर का कहना है कि सभी मार्शल आर्ट्स बिगिनर्स शामिल हो सकते हैं। हालांकि वह देखता है कि चियांग अनुपस्थित है और उसके सहपाठी का कहना है कि वह क्षेत्र सी में सर्जरी करवा रहा है। शिक्षक पूछता है कि क्या हुआ। उन्होंने समझाया कि उसे शू ने पीटा था और उसकी सभी पसलियां टूट गई हैं। स्टूडेंट्स को इस पे विश्वास नहीं हो रहा है। क्लास का एक छात्र कहता है कि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा। टीचर अपने चेहरे पर अपना हाथ रखता है और कहता है कि इसलिए चियांग एरिया 20 की खोज में भाग नहीं लेगा। अचानक शू दरवाजे पर प्रकट हुआ और पूछा कि क्या वह जा सकता है। स्टूडेंट्स ने देखा और कहा कि प्रोटैगनिस्ट अब अलग दिख रहा है और वह पहले जैसा नहीं लगता। टीचर ने उसे कहा कि जल्दबाजी न करें क्योंकि एरिया 20 जितना वह सोचता है उससे अधिक खतरनाक है और उसे पहले मार्शल आर्ट में इनिशियल रैंक तक पहुंचना चाहिए। जून ने कहा कि एरिया 20 ज़ॉम्बी और मॉन्स्टर से भरा क्षेत्र है। क्या वह खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। शू ने आत्मविश्वास से हंसते हुए पूछा कि यदि वह उसे हरा देता है तो क्या उसे जाने दिया जाएगा। लड़का उससे कहता है कि सपने देखना बंद करो। अभी भी कॉन्फिडेंट शू ने पूछा कि क्या वह कोशिश करना चाहता है। जून ने टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए कहा कि ठीक है। खड़े होकर उसने कहा कि वह उसे सबक सिखाएगा और उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वह उसके सामने घमंड दिखा सकता है सिर्फ इसलिए कि उसने चियांग को हरा दिया है। मूल्यांकन आंख सक्रिय होती है और शू जून के सभी डेटा को देखता है। वह नोटिस करता है कि जून चियांग से कमजोर है क्योंकि उसे बस उसके हमलों से बचने की जरूरत है और तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि उसका गुस्सा अधिकतम न हो जाए। फिर हर चीज से हमला करें और उसे आसानी से हरा दें। वह उसे एकेडमी में क्लास के बाद अरीना में मिलने के लिए कहता है। एरिना के लोग इस बात करते हैं कि शू ने एक मार्शल आर्ट इनिशियल रैंक को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की। उन्होंने कहा कि वे एक महान शो देखने वाले हैं। रेड हेड शू के उनमें कुछ ताकत है, यहाँ तक कि उसकी चोटों और बीमारियों के ठीक होने के बाद भी पंच ने उसे कुछ दर्द दिया। एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है जिसमें बताया गया है कि एंगर अभी भी चार्ज हो रहा है। जून कई और हमलों का प्रयास करता है लेकिन शू को मरने में विफल रहता है। जून शू को चकमा देना बंद करने और इसे गंभीरता से लेने के लिए कहता है। शू सोचता है कि उसे केवल चकमा देने और रोकने की जरूरत है और एंगर लेवल फुल होने का इंतजार करता है। एंगर लेवल लगभग भर गया है। भीड़ यह कहते हुए हंसती है कि जैसी की उम्मीद थी वह केवल चकमा देना जानता है। टीचर सोचता है कि यदि चकमा देना अपमान नहीं है तो उसने कभी किसी को इतना जिद्दी नहीं देखा जो अभी भी डॉज कर रहा हो। जून को गुस्सा आता है और वह शू को ऐसा करना बंद करने के लिए कहता है। तब तक शू का एंगर लेवल 100% पहुंच जाता है और नोटिफिकेशन आती है कि क्या वह कलेक्टेड एंगर को बाहर निकालना चाहता है। वह हाँ कहता है क्योंकि जून फिर से हमला करने की कोशिश करता है। शू जवाबी हमला करता है, क्लोज कॉम्बैट में शामिल होता है और जून को दूर फेंक देता है। शू जीत का जश्न मनाते हुए अपना हाथ उठाता है। स्टैंड में मौजूद भीड़ जो देख रही थी वह क्रोधित हो जाती है। जून जमीन पर लेटा हुआ खांसता है और चोटों के साथ खड़ा होता है और शू को कचरा कहता है।
शू पास आता है और जवाब देता है कि वो कचरा से हार गया, तो मैं तुम्हें क्या कहूँ जो कचरे से भी बदतर है। टीचर आदेश देता है कि जून को हॉस्पिटल ले जाया जाए और इससे एरिया 20 के खोज को प्रभावित नहीं किया जाए। लोग उसे हॉस्पिटल में जाने में मदद करते हैं। तब टीचर ताली बजाता है और कहता है कि शू ने जो किया उससे वह प्रभावित है। प्रोटैगनिस्ट पलटता है और पूछता है कि क्या वह अब एरिया 20 के खोज में भाग ले सकता है। एरिया 20 जो एक न्यूक्लियर वायरस से संक्रमित शहर है। ये वायरस पूरे क्षेत्र में फैल गया है जो कि ज़ॉम्बी, म्यूटेंट, जानवर और राक्षसों से भरा है, जो इसे बेहद खतरनाक बनाता है। हालांकि क्योंकि जोखिम और पुरस्कार बराबर हैं, जानवर और राक्षस के बॉडी पार्ट्स मूल्यवान मटेरियल हैं और उनके दिमाग में एक जादुई क्रिस्टल होता है जो मार्शल आर्टिस्ट्स को कल्टीवेट करने में मदद करता है। ये मटेरियल्स यूनिक और रेयर है और इसका वैल्यू भी हाई। एरिया 20 में स्टूडेंट्स के साथ मौजूद टीचर का कहना है कि उन सभी ने लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्राप्त किया है और उन्हें एकेडमी द्वारा प्रदान किए गए हथियारों और कॉम्बैट सूट का उपयोग करना चाहिए। सामान्य ज़ॉम्बी और राक्षसों से निपटना कोई समस्या नहीं होगी। वह कहते हैं कि यह ट्रेनिंग से अलग है क्योंकि जिन म्यूटेंट ज़ॉम्बी और राक्षसों का वे सामना करेंगे वे बहुत अधिक खतरनाक और स्टूडेंट्स पहले भी डर के कारण ज़ॉम्बी द्वारा खाए जा चुके हैं। केवल कॉम्बैट एक्सपीरियंस से ही वे अपने स्किल्स का हिसाब कर पाएंगे और इससे उनका दिल मजबूत होगा। रेड हेड पूछता है कि क्या शू डरा हुआ है, क्योंकि वह बहुत घबराया हुआ लग रहा है। शू पूछता है किस बात का डर। उसे लगता है कि ये ज़ॉम्बी सिर्फ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस पॉइंट। टीचर उन्हें 4 ग्रुप में बंटने के लिए कहता है और उन्हें बहुत गहराई में न जाने के लिए कहता है क्योंकि वे भीतरी एरिया में राक्षसों को हराने में सक्षम नहीं हैं। वह उन्हें जाने के लिए कहता है। हर कोई हाँ चिल्लाता है। इसके बाद एरिया 20 के एक तरफ एक घायल पक्षी दिखाई देता है। एरिया 20 के एक हिस्से में रेड हेड और शू चलते हैं। सुनहरे बालों वाला एक लद्दा का शू को बोझ नहीं बनने के लिए कहता है। रेड हेड कहता है कि उन्हें सावधान रहना चाहिए और जब वे ज़ॉम्बीज को देखें तो रोना नहीं चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी बाह को उठाकर उसे बात करना बंद करने का संकेत दिया क्योंकि उसने हलचल देखी। लड़के सतर्क हो गए। धुआं हिल रहा था। प्रोटैगनिस्ट ध्यान से देखता है और कहता है कि कुछ आ रहा है। वे कॉम्बैट की स्थिति लेते हैं। धुआं बढ़ता है और आवाज़ें शुरू होती हैं। एक ज़ॉम्बी अपनी विशेषताओं और युद्ध क्षमताओं के साथ प्रकट होता है। ज़ॉम्बी आगे बढ़ता है। शू ज़ॉम्बी के डेटा को देखता है और नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी के पास भी उससे बेहतर कॉम्बैट स्किल्स है क्योंकि उसके पास अब तक केवल 291 कॉम्बैट स्किल्स। अन्य लड़के देखते हैं कि प्रोटैगनिस्ट हाथ में तलवार लेकर खुद को स्थिति में लाता है। वह ज़ॉम्बी पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से उस पर हमला करता है। ज़ॉम्बी को हराने और 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स अर्जित करने के लिए शू को बधाई देते हुए नोटिफिकेशन आती है। वह प्रसन्न होता है और 2 अंक स्ट्रेंथ में जोड़ने का निर्णय लेता है। स्ट्रेंथ 38 तक बढ़ जाती है और उसका ध्यान भंग हो जाता है। रेड हेयर उसे सावधान रहने के लिए चिल्लाता है। जब वह मुड़ता है तो प्रोटैगनिस्ट कुछ और ज़ॉम्बी का सामना करता है। सुनहरे बालों वाला लड़का उसे एक तरफ हटने के लिए कहती है और दौड़ते हुए अपनी तलवार से ज़ॉम्बी पर हमला करता है। उसका दोस्त कहता है कि वह सबसे अच्छा है। जोंग कहता है कि वह नहीं जानता था कि यहाँ एक म्यूटेंट चिकन था। शू देखता है और अपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स के बारे में सोचता है। वह कहता है कि उन्हें चलना चाहिए। कहीं और हड्डियों वाला एक विशाल पेड़ दिखाई देता है। वे चारों ओर देखते हुए चलते हैं। जब एक राक्षस का पैर कई धुएं के साथ आता है और शू सतर्क होकर उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। राक्षस के बड़े तेज दांत हैं। रेड हेड पूछता है कि क्या वह इस बार इसे मार सकता है। ज़ॉम्बी लीडर बगल में देखता है और कुछ नोटिस करता है। रेड हेड पूछता है कि ये क्या है और उन्हें वहां जाने के लिए कहता है। प्रोटैगनिस्ट उन्हें उस स्थान को न छोड़ने के लिए कहता है। ज़ॉम्बी करीब आता है। रेड हेड उसे बुलाता है। लीडर उसकी ओर दौड़ता है। वह चौंक कर उसे देखता है और पूछता है कि ये क्या है और ये इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है। इसके तुरंत बाद राक्षस उस पर कूद पड़ता है। अपने विशाल दांतों वाला विशाल मुंह खोलता है। जांग ने उसे लात मारी और लाल बालों वाले को वहां से चले जाने को कहा। नेता जमीन पर गिर जाता है और जांग उसके पीछे जाता है। अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश करता है। शू देखता है और उसे इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि ज़ॉम्बी लीडर को एक ही झटके में खत्म करना होगा, अन्यथा और अधिक ज़ॉम्बी आ जाएंगे और स्थिति खराब हो जाएगी। जंग उसे बेवकूफ़ कहता है और कहता है कि राक्षसों को मारना सीखने के लिए उसे उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है। जब वह हमला करने जाता है तो ज़ॉम्बी चकमा दे देता है, लेकिन जंग फिर भी उसकी एक हाथ काटने में कामयाब हो जाता है। जंग गुस्से में कहता है कि ज़ॉम्बी जानता है कि कैसे चकमा देना है। ज़ॉम्बी लीडर एक आवाज़ निकालना शुरू करता है जो तेज़ होती जाती है, फिर एक हाथ ज़मीन से निकलने लगता है। उसके बाद अलग अलग टाइप्स के कई ज़ॉम्बी निकलने लगते हैं। वे जो देखते हैं उससे चौंक जाते हैं। जंग कहता है कि बहुत सारे हैं और वह यहाँ मरना नहीं चाहता। फिर वह भाग जाता है और रेड हेड उसे इंतज़ार करने के लिए कहता है। प्रोटैगनिस्ट आश्चर्य है कि क्या ये वही है जो वह चाहता है। यदि वह इन सभी ज़ॉम्बी को मार देता है तो वह कई लेवल ऊपर उठ जाएगा।
वह फिर ज़ॉम्बी पे हमला करने के लिए दौड़ता है, ये सोचकर कि अगर एक साइकिल मोटरसाइकिल में बदल सकती है तो वह खुद से आगे निकल सकता है। रेड हेड पूछता है कि वह क्या कर रहा है और क्या वह पागल है। प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि वह ये कर सकता है, वह ज़ॉम्बी पे हमला करना शुरू कर देता है और रेड हेड प्रभावित होकर पूछता है कि क्या यह वास्तव में वह आदमी है जिसे वह जानता है, और क्या उसे इतनी क्रूरता से लदना ज़रूरी है। तभी एक ज़ॉम्बी रेड हेड के पास आता है और रेड हेड उस पर हमला करता है। दोनों ज़ॉम्बी के बीच में हैं और रेड हेड कहता है कि वो उसके साथ रहेगा। ज़ॉम्बी लीडर शू के पास जाता है और उस पर कूद पड़ता है। रेड हेड ये देखकर शू को बुलाता है। राक्षस हमला करने की कोशिश में अपना बड़ा मुंह खोलता है, लेकिन शू उसके सिर को दूर धकेलता है और पूछता है कि उस पर इस तरह हमला करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। और अधिक नोटिफिकेशन आती हैं जो उसे बताती हैं कि उसने अधिक एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिला है। वह खुश है क्योंकि उसने लगातार 3 बार लेवल बढ़ाया और 12 एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्राप्त किए। वह सभी पॉइंट्स को स्ट्रेंथ में जोड़ता है और ताकत 25 तक बढ़ जाती है। उसकी मांसपेशियां भी बढ़ती हैं। वह ज़ॉम्बी का सिर पकड़ता है और अपने हाथों से उसे मोड़ देता है और ज़ॉम्बी की गर्दन मुड़ने पर उसे हरा देता है। शू उसे लात मारता है और उड़ा देता है, फिर वह अपनी तलवार उठाता है और उसे खत्म कर देता है। लीडर को मारने के लिए, उसे बधाई देने के लिए और अधिक नोटिफिकेशन आती हैं, उसका डेटा प्रस्तुत किया जाता है। दोनों चारों ओर देखते हैं कि वे वहां सभी ज़ॉम्बी को हराने में कामयाब रहे हैं। शू डेटा की जांच करता है और आश्चर्य करता है कि क्या सिस्टम ने यह जानबूझकर किया था। शूजिन ब्लॉकिंग पर भी विचार करता है क्योंकि उसने कल्टीवेशन के दौरान कुछ पुस्तकों में इसके बारे में पढ़ा था। हालांकि मानव जेनेटिक्स के अधिकांश पोटेंशियल का अभी तक उपयोग नहीं किया गया। यदि शरीर में जेनेटिक ब्लॉक पूरी तरह है, लेकिन जब वह दबाता है तो नोटिफिकेशन उस खतरे की चेतावनी देती है और बताया जाता है कि प्रोटैगनिस्ट का लेवल 15 से नीचे है, इसलिए वह इसे अनलॉक करने में असमर्थ है। शू क्रोधित हो जाता है, लेकिन सोचता है कि उसे बस और अधिक लेवल ऊपर करने की आवश्यकता है और कहता है कि वह जल्द ही जेनेटिक चेन को अनलॉक करने के लिए आवश्यक लेवल तक पहुंच जाएगा। रेड हेड पास आता है और पूछता है कि क्या वह वही व्यक्ति है जिसे वह जानता है, क्योंकि वह अचानक इतना मजबूत हो गया है कि वह ज़ॉम्बी लीडर को मार रहा है। शू जवाब देता है कि यह सिर्फ एक साधारण लीडर था। रेड हेड जवाब देता है कि उसने बस उसकी तारीफ की थी और अब वह ज्यादा हीरो बन रहा है। शू फिर उसे चलते रहने के लिए कहता हुआ चला जाता है। उन्हें एक साइन मिलता है जिसमें कहा गया है कि यह एरिया मार्शल आर्ट्स बिगिनर्स लोगों के लिए नहीं है और वे आगे नहीं बढ़ सकते। शू कहता है कि यह उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया जैसा दिखता है जिसके बारे में टीचर ने बताया था, और रेड हेड पूछता है कि क्या उन्हें अंदर जाना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या उन्हें जांच करनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में एक भी ऐसा ज़ॉम्बी नहीं था जो उसके पास रंग बदलने की एबिलिटी है और उसकी सिस्टम के द्वारा कॉम्बैट एबिलिटी रिलेटेड जानकारी नहीं दी जा सकती। रेड हेड इशारा करता है और कहता है कि यह एक प्रकार का विशाल अजगर है। प्रोटैगनिस्ट घबरा जाता है और कहता है कि यह एक म्यूटेंट मॉन्स्टर है। यह देखते हुए कि वह इसका जानकारी निकालने में असमर्थ है, मॉन्स्टर पास आता है और उन पर हमला करने की कोशिश में अपना विशाल मुंह खोलता है। दोनों वहां से भागते हैं। शू उसे तेजी से भागने के लिए कहता है, सांप देखता है और उनकी दिशा में जाता है। डरा हुआ प्रोटैगनिस्ट भागता है और हैरान है कि सांप उसी का पीछा क्यों कर रहा है। रेड हेड हांफते हुए झुकता है और राहत महसूस करता है कि सांप उनका आगे पीछा नहीं किया। वह कहता है कि सांप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में अधिक अंदर नहीं जाएगा, इसलिए उन्हें भागना चाहिए। चट्टानों और पेड़ों से भरे एक अन्य स्थान पर प्रोटैगनिस्ट छिप जाता है और आश्चर्य करता है कि क्या सांप चला गया है, यह सोचकर कि वह उसे पकड़ नहीं पाया। शू सोचता है कि एकेडमी को चेतावनी देनी चाहिए थी, क्योंकि सांप अपने सराउंडिंग्स के साथ घुलने मिलने के लिए अपना रंग बदल सकता है, इसलिए वह हमला करने की तैयारी में छिपा होगा। तभी एक आदमी उस पर हथियार तानता है और उसे न हिलने के लिए कहता है। वह पूछता है कि वह वहां छिपकर क्या कर रहा है। कपड़ों को देखकर कहता है, ये स्टारशाइन एकेडमी की यूनिफॉर्म जैसा दिख रहा है। दूसरा आदमी उसकी तलवार पकड़ता है और कहता है वह ऐसा तलवार बहुत लंबे समय से चाहता था, और उसे ले लेता है और शू से कहता है कि वह उसे ये तलवार दे दे। नायक पूछता है कि क्या वह वास्तव में इस प्लेस पर तलवार मांग रहा है, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। आदमी ने हमला करने के लिए तलवार उठाई और कहा कि वह उसे अभी खत्म कर देगा, लेकिन अचानक उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हुआ और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें विशालकाय सांप दिखाई दिया, और जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खा जाता है। टीम सतर्क हो जाते हैं और कहते हैं कि यह एक अजगर है और सभी को सावधान रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि रैंक 3 पर होने के कारण यह लाखों की मटेरियल्स और क्रिस्टल गिराता है। वे सांप को मारने का फैसला करते हैं और कहते हैं कि वे अमीर बनने जा रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट छिपकर देखता है और रैंक के बारे में सोचता है। एक रैंक 3 रैंक पर हमला कर रहा है। उसे आदमी कुछ भी नहीं है। फिर वह उस आदमी के हाथ पर हमला करता है और उसे काट देता है। आदमी जमीन पे गिर जाता है और पूछता है कि शू ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। वह कहता है कि वह जंग परिवार से है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वह उस नाम से किसी परिवार को नहीं जानता,
लेकिन वह जानता है कि उन्होंने उसकी तलवार चुराने और उसे खत्म करने की कोशिश की थी, इसलिए वह उन्हें ऐसा जाने नहीं देगा। इसके बाद वह अपनी तलवार से उस व्यक्ति पर हमला करता है और उसे मार देता है, जिससे उसका लेवल बढ़ता जाता है और उसे 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त होते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो विल कम सून। सब्सक्राइब टू माय चैनल टू स्टे कनेक्टेड।